से बता दूंगी। ओके बेटे, टुडे वी आर स्टार्टिंग विद दिस ओके टॉपिक। थोड़ा सा मैंने बता दिया था क्योंकि एक बार फिर से देख लेते हैं अच्छे से। तो अडेप्टेशन वर्ड का क्या मतलब है यहाँ पर? तो कहते हैं कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, जब भी वो किसी हैबिटेट के अंदर बहुत लंबे टाइम से रह रहा है, तो ऑर्गेनिज्म जो है उस हैबिटेट में जो प्रेजेंट कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग अवेयर हो जाता है। ठीक है, तो आपको मालूम है कि हैबिटेट जो है उसका जो एनवायरनमेंट है, उसकी जो कंडीशंस है वो हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी, हमेशा उसमें क्या होती रहती है, चेंजेस होती रहती हैं। तो इस वजह से कहते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है उसको भी अपने अंदर नेसेसरी चेंजेस लानी पड़ती हैं ताकि वो अपने हैबिटेट जो है उसके अंदर इजीली सरवाइव कर पाए। ठीक है, तो ये सारे के सारे चेंजेस जो ऐसा एडजस्टमेंट एक ऑर्गेनिज्म अपने अंदर लाता है और जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर हैबिटेट के अंदर, ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म इजिली सरवाइव भी कर पाता है और उसका सर्वाइवल रेट भी बढ़ जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, अडेप्टेशन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए अडेप्टेशन की डेफिनेशन बताई गई है। तो कहते हैं कि अडेप्टेशन जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म में पाई जाने वाली कोई मॉर्फोलॉजिकल चेंज हो सकती है, ठीक है, कोई फिजियोलॉजिकल चेंज हो सकती है, यानी उसकी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट जो है उसमें कुछ एडवांसमेंट हुई है, या फिर कुछ बिहेवियरल चेंजेस हो सकती हैं जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने हैबिटेट के अंदर सक्सेसफुली सर्वाइव करता है और इजीली रिप्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है बेटे, मॉर्फोलॉजी में चेंजेस हमें आराम से पता लग जाएंगी। जैसे आपको बताया कि अगर आप एक ठंडे इलाके के अंदर जाके रहना शुरू कर देते हैं, आप इंडिया के रहने वाले हैं पर कुछ महीनों के लिए आप जो है अमेरिका चले गए हैं, कनाडा चले गए हैं, तो यहाँ पे आपका कॉम्प्लेक्शन जो था वो ठीक ठाक था, पर जब आप अमेरिका या कनाडा में कुछ महीने बिताकर वापस आएंगे अपने कंट्री में तो आप काफी अच्छे दिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपका विटेज कॉम्प्लेक्शन था, वहां पर आप थोड़े से और ज्यादा फेयर हो जाते हैं, अच्छे दिखने लगते हैं। तो दैट इज अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट। तो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हो जाती हैं। ठीक है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो है वो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट बायोकेमिकल रिएक्शन से रिलेटेड है। ठीक, बिहेवियरल चेंजेस में मैंने आपको बताया था कि जिस तरह का हमें एनवायरनमेंट में कंडीशंस फेस करनी पड़ती है उसी के अकॉर्डिंग हमारे बिहेवियर में चेंजेस होती है। फॉर एग्जांपल अगर विंटर सीजन है तो हमें ठंड लगेगी और उसके अकॉर्डिंग हम एडजस्टमेंट कर लेंगे। अगर समर सीजन है तो हमें कैसे फील हो रहा है, हमें गर्मी महसूस हो रही है तो हम उस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी जो है अडेप्टिव फीचर्स जो है वो कहते हैं कि एक दिन के अंदर डेवलप नहीं हुए ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म जो है वो उस हैबिटेट में इतने टाइम से रह रहा है और इसलिए ये अडेप्टिव फीचर जो है जैसे जैसे डिमांड्स आई हैं वन बाय वन ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलप हुए हैं। एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन ये आज के टाइम में प्रेजेंट चेंजेस जो हैं उसके लिए जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है उसको कैपेबल बनाते हैं। दूसरी चीज है कि सारे के सारे जो अडेप्टिव फीचर्स किसी भी ऑर्गेनिज्म में आते हैं वो जेनेटिकली फिक्स्ड है। ठीक है बेटे, सर्टेन जीन्स है बॉडी के अंदर जो अभी तक बॉडी में एक्सप्रेस नहीं हो रहे थे, पर जब डिमांड आई है तो उसके बाद ये अडेप्ट क्या होने लगे हैं, एक्सप्रेस होने लग गए हैं। तो आपको पता है कि बॉडी जो है वो डिमांड्स के अकॉर्डिंग सर्टेन जीन्स को एक्सप्रेस होने देती है और कईयों को नहीं होने देती। ये आप जीन एक्सप्रेशन में पढ़ चुके हैं। ठीक है बेटे, आप जब भी हमें इसके बारे में क्वेश्चन आता है तो हमने इस तरह से एग्जाम्पल्स बना बना के देने, जैसे मैंने यहाँ पैराग्राफ में अलग अलग एग्जाम्पल लिखी है। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट से है, कल भी बताया था आपको। वहां पे वो कहते हैं कि कंगारू रैट्स प्रेजेंट होते हैं। कंगारू रैट्स जो है वो नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट्स के अकॉर्डिंग अडेप्टेड है। ठीक है, तो डेजर्ट है इसलिए वो कहते हैं कि वहां पे वाटर की डेफिशिएंसी रहेगी और वाटर की डेफिशिएंसी रहने की वजह से तब भी ये कंगारू रैट वहां पे कैसे सरवाइव करता है, तो वो मैंने आपको बताया था कि जब हार्श कंडीशंस आने वाली होती हैं तो जो कंगारू रैट है उसने अपनी बॉडी में काफी सारा फैट जमा कर लिया होता है और उस समय वो क्या करता है, जो उसकी बॉडी में एक्यूमुलेटेड फैट है उसका ऑक्सीडेशन करता है। तो इंटरनल फैट का ऑक्सीडेशन होने के बाद उस रिएक्शन के दौरान क्या निकलता है, वाटर निकलता है और ये वाटर जो है एज अ बाय प्रोडक्ट रिएक्शन में रिलीज होता है। पर इसी की हेल्प से एनिमल की जो वाटर रिलेटेड डिमांड्स हैं वो फुलफिल हो जाती हैं। और दूसरी बात है कि जब तक हार्श कंडीशन चलेंगी तब तक कंगारू रैट जो है वो बहुत ही कम यूरिनेट करता है। ठीक है बेटे, तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो भी उसके अंदर बॉडी जो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रिड्यूस कर लेगी, तो लेसर अमाउंट ऑफ यूरिन वो रिलीज करेगा। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट से भी वाटर का लॉस बहुत कम होगा। तो एक कंगारू रैट वाला एग्जांपल आपने अच्छे से याद कर लेना है। फिर वो कहते हैं कि डेजर्ट इकोसिस्टम में पाए जाने वाले जो प्लांट्स हैं दे हैव स्पेसिफिक टाइप ऑफ फीचर्स प्रेजेंट इन देम। फॉर एग्जाम्पल अगर हम उनकी लीफ सरफेसेस की बात करेंगे तो उनकी लीफ सरफेस जो है उसमें थिक क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट होती है।
ठीक है, आपको नेचर मालूम है कि क्यूटिकल लेयर कैसी होती है, वैक्सी लेयर होती है, तो इसलिए वो कहता है कि थिक वैक्सी लेयर होने की वजह से इसमें से वाटर का लॉस नहीं हो पाता। एंड दूसरा आपको ये भी पता है कि लीव्स जो है वो मॉडिफाई होके क्या बन जाते हैं, डेजर्ट प्लांट्स के अंदर स्पाइंस बन गए हुए हैं। उसका कारण भी यही है कि अगर लीव्स जो है वो ब्रॉड लीफ होती है तो उसमें से ट्रांसपीरेशन ज्यादा होना था, पर क्योंकि अब वो स्पाइंस बन गए हैं, सरफेस एरिया कम हो गया है, तो इसलिए ट्रांसपीरेशन उनमें कम से कम होता है। ओके बेटे, फिर कहता है कि स्टोमेटा की अगर हम बात करें तो स्टोमेटा जो है इसके सरफेस पे प्रेजेंट नहीं है, इसके स्टोमेटा जो है वो लीव्स के डीपर लेयर्स में प्रेजेंट है, सक्कन स्टोमेटाज है। ठीक है, तो उसकी डीप पिट्स के अंदर इसके स्टोमेटाज अरेंज होते हैं, क्योंकि अगर वो ऊपरी सरफेस पे ही पड़े होते तो फिर उसमें से वाटर लॉस जल्दी जल्दी होना था ट्रांसपिरेशन के जरिए, इसलिए वो कहते हैं कि सकन स्टोमेटाज जो है वो लेस वाटर लॉस जो है वो होने देते हैं। अब देखिए थर्ड पॉइंट के अंदर आपने ये लिखना है डेजर्ट प्लांट्स के बारे में कि डेजर्ट प्लांट्स जो है इसमें एक खास तरह का फोटोसिंथेटिक पाथवे चलता है जिसको हम CAM पाथवे कहते हैं। और इसका इस पाथवे में होता क्या है, तो दिन के टाइम जो स्टोमेटाज होते हैं वो क्लोज रहते हैं। ओके बेटे, तो दिन के टाइम स्टोमेटास क्लोज होंगे और रात के समय स्टोमेटास जो है वो गैसेस एक्सचेंज करेंगे। वैसे देखो आपको मालूम है कि दिन के समय हमेशा स्टोमेटा ओपन रहते हैं फोटोसिंथेसिस के पर्पस के लिए, पर यहाँ पे थोड़ा सा उलट रहेगा, दिन के समय स्टोमेटा क्लोज रहते हैं, रात के समय गैसेस एक्सचेंज करते हैं और जो भी उन्होंने गैस ली है उसे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना लेते हैं और उसके बाद दिन के टाइम जो है उस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की फर्दर रिएक्शन होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए डेजर्ट प्लांट्स जैसे कि अपुंशिया इज द डेजर्ट प्लांट, उसके अंदर लीव्स होते ही नहीं है, लीव्स की जगह पे स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं और फोटोसिंथेसिस का फंक्शन यहाँ पे लीव की जगह पे कौन करते हैं, उसके फ्लैट स्टेम करते हैं। ठीक है, अगर आपने 11th क्लास में ध्यान से सुना हुआ है मुझे, तो आपको पता है कि ऐसे स्टेम जो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन करते हैं उनको फाइलोक्लेड बोलते हैं हम, ये हमने मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ा था। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ अडेप्टेशन में नेक्स्ट आ गए हैं कि कोल्डर क्लाइमेट्स में रहने वाले जो मैमल्स होते हैं, ठीक है, कल भी बताया था, उनके जो ईयर्स होते हैं वो छोटे होते हैं और उनके जो लिम्स हैं वो भी छोटे होते हैं। ठीक है, चाहे उनके फोर लिम्स हैं चाहे उनके हिंड लिम्स हैं, उनकी बहुत ज्यादा लेंथ नहीं होगी, हाथ पैर जो है उनके छोटे होंगे। ठीक है, उसका कारण वही है कि कोल्डर रीजन्स जो है उसमें कोल्ड कंडीशंस प्रेजेंट होती हैं, इसलिए बॉडी में ज्यादा से ज्यादा हीट स्टोर करने की जरूरत है। अगर वो कहता है कि इनके फोर लिम्स या फिर इनके बॉडी पार्ट्स जो है उनकी ज्यादा बड़ी लेंथ होती, सरफेस एरिया ज्यादा होने से हीट लॉस ज्यादा होना था, तो इसीलिए सरफेस एरिया को रिड्यूस करने के लिए इनके फोर लिम्स एंड हिंड लिम्स जो है वो छोटे होते हैं। ठीक है, तो अक्सर आपने पहाड़ी इलाकों के लोगों को देखा हुआ है, हिल स्टेशन में कैसे लोग होते हैं, बहुत ज्यादा हाइट नहीं होती उनकी, ठीक ठाक हाइट होती है। ठीक है, भूटान की तरफ, नेपाल की तरफ, इवन लेह लद्दाख असम के लोगों का आपने देखा हुआ है। उसके बाद देखिए कहता है कि अगर इक्वेटिक एनिमल्स की हम बात करें तो ऐसे इक्वेटिक एनिमल्स जो पोलर रीजन्स के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो अगर किसी ग्लेशियर में से कोई रिवर निकल रही है या कोई सी है जिसमें काफी ज्यादा आइसबर्ग्स हैं, तो इस तरह के एनिमल्स जो कि सील होते हैं, ठीक है, इनकी बॉडी को अगर हम ध्यान से देखें तो उनमें फैट की लेयर पाई जाती है और इस लेयर को ब्लबर कहा जाता है। और ये ब्लबर लेयर जो होती है उसकी वजह से इनकी बॉडी में से हीट लॉस नहीं होता है, ये एक इंसुलेटर की तरह एक्ट करती है। ठीक है, तो इस तरह से बॉडी में से हीट लॉस नहीं होने देती और एनिमल जो है वो इजिली सर्वाइव कर पाते हैं हॉट कंडीशन, कोल्ड कंडीशंस में। ओके बेटे, अब देखो सेकंड हेडिंग जब हमने एक्सप्लेन करनी है अडेप्टेशन, तो हमने उसको हेडिंग देनी है फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन बॉडी फ्लूइड से रिलेटेड है। ठीक है, आपकी बॉडी में कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर है, अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी हमारी बॉडी की सारी रिएक्शंस जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे अच्छे से चलती है। तो उसमें देखिए यहाँ पे उसने बताया, कहता है कि सम ऑर्गेनिज्म पोजेस एडेप्टेशंस दैट आर फिजियोलॉजिकल व्हिच अलाउ देम टू रिस्पोंड क्विकली टू अ स्ट्रेसफुल कंडीशन। ठीक है, जब भी एक स्ट्रेसफुल कंडीशन एनिमल को फेस करनी पड़ती है तो उनकी बॉडी में सर्टेन फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस पाई जाती हैं जिसकी वजह से वो क्विकली रिस्पॉन्स शो कर पाता है इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखो एक सिंपल सी यहाँ पे उसने चीज बताई है, तो बहुत सारे लोग जो है वो मानसरोवर यात्रा करने के लिए जाते हैं। ठीक है, हमारे हिंदू रिलीजन में जो है ये तो काफी मतलब होली यात्रा कंसीडर की जाती है, लोग जाते हैं। तो उसी तरीके से कहते हैं कि अगर आप जो है मनाली के पास रोहतांग पास के नाम से एक जगह मशहूर है, ठीक है, वहां पे अगर चले जाते हैं 3500 मीटर की हाइट पे ये प्लेस है, तो आप जो है वहां पे कुछ खास तरह के सिम्टम्स महसूस करने लगते हैं। ठीक है, पर अगर आप उस जगह से बाहर आ जाएंगे तो ऐसे सिम्टम नहीं होंगे आपके।
तो इसे एल्टीट्यूड सिकनेस कहा जाता है। ठीक है बेटे, तो ऐसे लोग जो प्लेन एरिया में रहते हैं अचानक से इस तरह के इलाके पे चले जाते हैं जहाँ काफी ज्यादा ऊंचाई पे है, तो उनमें नौजिया की फीलिंग होने लगती है उनको। ठीक है, थकान महसूस होगी बहुत ज्यादा, फटीग, थोड़ा सा ही आप पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं, आपको बहुत ज्यादा ऐसे लगता है आप बहुत थक गए हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी महसूस करते हैं आप, आपका हार्ट जो है उसमें पाल्पिटेशन होने लग जाती है। ठीक है, ऐसे लगता है आपका हार्ट जो है वो लेबर ब्रीथिंग कर रहा है, आपको सांस नहीं आ रहा अच्छे तरीके से। तो ऐसा क्यों होता है, तो कहते हैं कि जब भी हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो लो होता है, और उसकी वजह से हमारी बॉडी को जितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, ठीक है बेटे, उतनी ऑक्सीजन हमारी बॉडी को नहीं मिल पाती। तो यहाँ पर हमारी बॉडी इस ऑक्सीजन डेफिशिएंसी की कंडीशन जो है उसको फुलफिल करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग बैलेंस मेंटेन करने के लिए एक प्रोसेस यहाँ पे अडॉप्ट करती है जिसको हम एक्लिमेटाइजेशन कहते हैं। और थोड़े समय बाद हमें ये जो सिम्टम महसूस हो रहे होते हैं, ठीक है, हम बहुत ज्यादा थकान महसूस करते हैं, हमें नौजिया घबराहट की फीलिंग होती है, ठीक है, हार्ट भी हमारा लेबर ब्रीथिंग कर रहा होता है, ठीक होने लग जाते हैं उसी जगह पे। ऐसा कैसे होता है, तो उसके बारे में उसने बताया है कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रखी होती है, आपको ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो रही होती, तो अचानक से आपके जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वो आपके रेड ब्लड सेल्स जो हैं उनके अंदर हीमोग्लोबिन जो है, ठीक है बेटे, हीमोग्लोबिन जो है उसका कंटेंट, आपकी रेड ब्लड सेल्स जो है वो अपना नंबर एकदम से इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, और उसकी वजह से वो कहता है कि अगर रेड ब्लड सेल्स नंबर इंक्रीज हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन भी ज्यादा बढ़ जाएगा, और इस तरीके से आपका जो हीमोग्लोबिन जितना ज्यादा होगा उतने ऑक्सीजन जो है उसको कैप्चर कर पाएगा आपका ब्लड, और इस तरह से आपकी ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो फुलफिल हो पाएगी। ठीक है, तो ऐसे लोग जो पहले से ही ऐसे हिल स्टेशन पे रहते होते हैं उनको इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उस जगह पे रहने की वजह से वो कहते हैं कि वहां पे क्या होता है, उनके ब्लड सेल्स जो है उनमें पहले से ही उनका ब्लड सेल्स का नंबर ज्यादा होता है और हीमोग्लोबिन का कंटेंट उनके अंदर ज्यादा होता है। ओके बेटे, अब देखिए चौथे पॉइंट के अंदर उसने बताया है कि in most animals the metabolic reactions and hence all the physiological functions they proceed in a narrow range of temperature. For example human beings की अगर हम बात करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर सारी तरह की मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं या फिजियोलॉजिकल फंक्शंस जो हैं वो एक प्रॉपर टेम्परेचर रेंज के अंदर होते हैं जो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है बेटे, तो इसमें वो कहते हैं कि अगर हम आर्की बैक्टीरियाज की बात करें तो आपको मालूम है कि आर्की बैक्टीरियाज जो है वो कितना ज्यादा टेम्परेचर जो है उसको आसानी से झेल सकते हैं, वो हॉट स्प्रिंग्स के अंदर पाए जाते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस से अबव जो है उनकी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, वो भी आपको मालूम है बिकॉज उनकी बॉडी में खास तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं और जो इतने बड़े टेम्परेचर पे भी डीनेचुरेट नहीं होते हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर वो कहते हैं कि आप सीज जो है उसमें हाइड्रोथर्मल वेंट्स में चले जाएं तो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो सकता है, उसके बावजूद भी वहां पे रहने वाले जो एनिमल्स हैं वो इजीली सर्वाइव कर पाते हैं क्योंकि इनकी बॉडी में ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जो इस हाई टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हैं और उनकी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शन आसानी से हो जाती है। ओके बेटे, चारों एग्जाम्पल अच्छे से याद रहेंगे ना। उसके बाद देखिए आपको उसने बायोकेमिकल एडेप्टेशंस के बारे में बताया, तो कहते हैं कि अगर आप अंटार्कटिका से निकलने वाली रिवर्स की बात करते हैं तो देखिए अंटार्कटिका जो है वो पूरे टाइम आइस से कवर्ड रहता है, ठीक है, स्नो से कवर्ड रहता है, अगर उसमें से रिवर्स अराइज होंगे इस तरह के ग्लेशियर्स में से तो कितनी ठंडी हो सकती है, और उनका टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस से भी कितना नीचे हो सकता है, पर उसके बावजूद भी उसमें रहने वाली जो फिशेज होती हैं उनकी बॉडी जो है वो कहते हैं कि इजीली उस ठंडे वाटर के अंदर भी ठीक ठाक रहती है। उसका क्या कारण है, तो बॉडी के अंदर उसका जो होम्योस्टेसिस है वो उस तरीके से मेंटेन हो गया है। ठीक है, बॉडी में प्रेजेंट जो एंजाइम्स हैं उनका जो काइनेटिक्स है वो इसी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। वैसे जनरली आप जानते हैं कि एंजाइम जो होता है जब बहुत कम टेम्परेचर होता है तो उस समय एंजाइम्स जो होते हैं वो एक्टिविटी शो नहीं करते, पर यहाँ पे वो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी इजिली एनिमल जो है उसको सर्वाइव करने में हेल्प कर रहे हैं, उनकी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कैटालाइज कर रहे हैं। ओके बेटे, फिर देखिए यहाँ पे मैरीन इनवर्टिब्रेट्स के बारे में और फिशेस के बारे में बताया हुआ है कि ऐसी फिशेस या मैराइन इनवर्टिब्रेट्स जो कि ओशियन में बहुत नीचे, ठीक है, काफी ज्यादा गहराई में मिलते हैं आपको, तो वो वाले जो होते हैं उनको काफी ज्यादा प्रेशर फेस करना पड़ सकता है वाटर का, जो 100 टाइम्स जो है जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके कंपैरिजन में ज्यादा हो सकता है, फिर भी उनकी बॉडी सिंक नहीं करती है। तो उसका कारण यही है कि इस तरह के एनिमल्स जो हैं उनकी बॉडी जो है वो सर्टेन टाइप ऑफ रेजिस्टेंस शो करती है इन वाटर करंट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, उनका स्विमिंग करने का तरीका कुछ इस तरीके का है
कि उन्हें पता होता है कि किस डायरेक्शन में वो स्विम करेंगे तो उनको लेस जो प्रेशर है फेस करना पड़ेगा, और उसी तरीके से उनकी बॉडी जो है उसका शेप भी उसी तरीके से डेवलप हो रखी होती है। ठीक है बेटे, इसीलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसे 100 टाइम्स ज्यादा प्रेशर उन्हें महसूस होता है ग्रेट डेप्थ्स पे, पर फिर भी वो बड़े आसानी से वहां पे जिंदा रहते हैं और बॉडी उनकी जो है वो स्कैटर्ड नहीं होती है, श्रिंक नहीं होती है। ठीक है बेटे, तो इस तरह से कहते हैं कि एनिमल्स जो है उनकी अलग अलग तरह की बायोकेमिकल एडेप्टेशंस जो है एक्सट्रीम एनवायरनमेंट की कंडीशंस में देखी जाती है। अब यहाँ पे देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल उसने दिया हुआ है बिहेवियरल एडेप्टेशंस का। कल भी मैंने थोड़ा सा बताया था आपको कि अगर हम डेजर्ट इकोसिस्टम की बात करते हैं तो डेजर्ट लिजर्ड्स जो होती हैं, ठीक है, उनके अंदर ये एबिलिटी पाई जाती है कि वो हाई टेम्परेचर जो है उसको इजीली फेस कर पाती हैं जो उनके हैबिटेट में प्रेजेंट होता है, और अपना बॉडी टेम्परेचर जो है उसको बिहेवियरल मीन्स के जरिए उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बना लेती है। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि जो लिजर्ड है, अगर दिन का टाइम है, ठीक है बेटे, अभी रात होके हटी है और लिजर्ड जो है उसका बॉडी टेम्परेचर काफी नीचे जा चुका है जब वो अपनी कंफर्ट जोन में थी, तो उसके बाद वो कहते हैं कि अपना बॉडी टेम्परेचर जो है उसको फिर से मेंटेन करने के लिए जब अगले दिन सुबह होगी तो फिर ये लिजर्ड जो है वो क्या करती है, थोड़ा सा सनलाइट के अंदर जो है बैठ जाती है और कुछ हीट जो है उसका एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे उसका जो टेम्परेचर होता है, जितना उसका बॉडी टेम्परेचर होम्योस्टेसिस के अकॉर्डिंग मेंटेन रहना चाहिए ना, उतना वो पूरा कर लेती है। और जब उसे लगता है कि उसका बॉडी टेम्परेचर राइज करने लग गया है तो फिर वो सैंड में से चले जाती है और उसके बाद सैंड के अंदर ही बुरोज बनाकर वहां पे रहने लग जाती है। ठीक है बेटे, तो ये उसके बिहेवियर में एक चेंजेस है कि जब उसे लगेगा कि उसका बॉडी टेम्परेचर नीचे चला गया है तो बॉडी टेम्परेचर को फिर से रेगुलेट करने के लिए वो क्या करेगी, थोड़ी सी सनलाइट में आ जाएगी और हीट जो है उसका एब्जॉर्ब कर लेगी। जब हाई होने लगेगा तो फिर से वो सैंड के अंदर, बुरोस के अंदर जाके रहने लग जाएगी। इस तरह से ये काम जो है वो हर रोज करती है और अपने बिहेवियरल मीन्स के जरिए वो अपने हार्श हैबिटेट के अंदर भी सरवाइव कर पाती है। ओके बेटे, अब हमारा एडेप्टेशन वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो पेज नंबर 226 पे जब आप देखेंगे तो लास्ट पैराग्राफ जो है हमारा एडेप्टेशन वाला, वहां तक आपने पढ़ लेना। ओके बेटे, कोई दिक्कत तो नहीं है? केविन, आर यू ऑल राइट बेटे? केविन? यस मैम, वो थोड़ा बीमार हूँ। कोई नहीं बेटे, ठीक हो जाओ। ठीक है, कोई भी ऐसी चीजें हम याद नहीं रखनी चाहिए जिससे हमें दुख होता हो, धीरे धीरे टाइम के साथ साथ सब ठीक हो जाता हो। ठीक है, we are now the grown up children, so you must forget those things. धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। अब देखो yes. यहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए हैं, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। ठीक है, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स वर्ड का मतलब है कि अगर हमने किसी भी एरिया के अंदर प्रेजेंट पॉपुलेशन जो है उसके एक सर्टेन करेक्टर्स को डिस्क्राइब करते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे जो है कुछ एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं जिससे हम उस पॉपुलेशन को थरली एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स कहते हैं। तो देखो अगर हम अपनी बुक में ध्यान से देखेंगे तो उसने आपको ये बताया है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो कभी भी हमेशा अपने हैबिटेट में अकेले रहना पसंद नहीं करता। ठीक है, कोई भी ऐसी स्पीशीज नहीं है जो आइसोलेशन में रहना चाहती है। अगर हम ह्यूमंस की भी बात करें और आपको एक रूम के अंदर काफी सालों के लिए रख दिया जाता है तो आप बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं करेंगे, बिकॉज मैन इज अ सोशल बीइंग और वो हमेशा दूसरों के साथ सोशल इंटरेक्शन चाहता है। तो इसी तरह से कहते हैं कि स्पीशीज को आइसोलेशन बिल्कुल पसंद नहीं होता है और सिंगल इंडिविजुअल्स जो हैं वो कभी भी नहीं रहना चाहते। तो ज्यादातर हमें स्पीशीज जो है वो किस फॉर्म में नजर आती हैं, ग्रुप्स के फॉर्म में नजर आती हैं। ठीक है बेटे, तो वन लाइन में अगर हमने पॉपुलेशन को डिफाइन करना है तो व्हाट इज पॉपुलेशन? पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज। ठीक है, जब कई तरह की स्पीशीज जो है वो अपने अपने ग्रुप बना लेती हैं और एक हैबिटेट के अंदर पाई जाती हैं तो उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। तो कहते हैं कि अगर किसी भी हैबिटेट में बहुत सारे स्पीशीज जो हैं उनके ग्रुप्स रहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा है इंडिविजुअल्स ऑफ एनी स्पीशीज लिव्स इन ग्रुप इन अ वेल डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया, शेयर, compete for similar resources, potentially interbreed and constitute a population। ठीक है, किसी भी हैबिटेट में जब एक से ज्यादा स्पीशीज के ग्रुप रहना शुरू कर देते हैं तो वो ना सिर्फ उस ज्योग्राफिकल एरिया जो है, ठीक है, उसको स्पेशल एक अपीयरेंस देते हैं, बल्कि उस एरिया के अंदर प्रेजेंट जितने भी तरह के रिसोर्सेज हैं उनको शेयर भी करते हैं, उनके लिए कम्पीट भी करते हैं। हो सकता है
कि जिस रिसोर्स की एक स्पीशीज को जरूरत है उसकी दूसरी स्पीशीज को भी जरूरत है, तो फिर वो क्या करेंगे, आपस में compete करने लगेंगे और जो पावरफुल होगा उसको वो रिसोर्स मिल जाएगा। या फिर वो आपस में एक एग्रीमेंट कर सकते हैं, अगर वो फाइट नहीं करना चाहते तो वो रिसोर्सेज जो है उनको क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। ठीक है बेटे। उसके बाद वो कहते हैं कि आपस में उन स्पीशीज में क्या होता है, इंटरब्रीडिंग भी होती है। इंटरब्रीडिंग होने के बाद जो है वो अपनी कॉन्टिन्यूटी जो है उसको मेंटेन करके रखते हैं। ओके। और इस तरह से कहते हैं कि पॉपुलेशन जो है उसके अंदर हमें ये सारी चीजें नजर आती है। अब देखिए पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में उसने बताया हुआ है क्या, पॉपुलेशन है सर्टेन एट्रीब्यूट्स दैट एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म डज नॉट हैव। ठीक है, जैसे हमने एक इंडिविजुअल जो है उसको अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो हम ये बताते हैं कि उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का बर्थ कब हुआ था, ठीक है, या फिर उसकी डेथ जो है वो कब होती है, तो बर्थ और डेथ से रिलेटेड हम बातें करते हैं। और अगर हम एक पूरे ग्रुप ऑफ स्पीशीज की बात कर रहे हैं, instead of calling their birth and death we call a special type of attributes for them, and that is the birth rate and the death rate। क्योंकि यहाँ पे हम एक इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम कई सारे इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम instead of using the terms birth and death we here use the terms birth rate या फिर death rate। ठीक है, अब बर्थ और डेथ रेट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो कहते हैं कि पर कैपिटा जो है कितने बर्थ या फिर कितने डेथ हुए हैं, वही एक्चुअली क्या है, बर्थ और डेथ रेट है। और ये कहते हैं कि इंक्रीज भी हो सकते हैं और डिक्रीज भी हो सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन के जो मेंबर्स हैं उसके अकॉर्डिंग बर्थ रेट जो है वो बढ़ भी सकता है और बर्थ रेट जो है वो डिक्रीज भी हो सकता है। इसको कैसे समझेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया जो है उसमें सिचुएशन अलग तरह की थी। ठीक है, मेडिकल फैसिलिटीज उतनी अवेलेबल नहीं थी क्योंकि हमारे ऊपर फॉरेन रूल था और इस वजह से वो हमारे कंट्री में कोई खास डेवलपमेंट नहीं करते थे। तो उस वजह से वो कहते हैं कि उस टाइम पे बर्थ रेट या डेथ रेट की वजह से काफी सारी एबनॉर्मेलिटीज देखने को मिलती थी। ठीक है, काफी सारे लोग जो है उनके अननेसेसरी जो है डेथ हो जाती थी, फीमेल जो है उनके या फिर फिटिसाइड इस तरह के केसेस हमें नजर आते थे। पर जब एडवांसमेंट हुई है आफ्टर इंडिपेंडेंस, मेडिकल वर्ल्ड जो है उसमें काफी एडवांसमेंट हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, तो यही बर्थ और डेथ रेट जो है उसमें करेक्टरिस्टिक चेंजेस आपको नजर आई हैं। आज के टाइम में आपको अगर पॉपुलेशन की बात करें तो उसमें बर्थ और डेथ रेट जो है उसमें इंक्रीज नजर आता है बजाय कि डिक्रीज के। ठीक है बेटे, दूसरा एट्रीब्यूट क्या है, सेक्स रेशियो। तो सेक्स रेशियो जो है वो हमें पॉपुलेशन के बारे में ये जानकारी देती है कि पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मेंबर्स जो हैं किसी भी स्पीशीज के, उसके अंदर कितने मेल हैं और कितने उसके अंदर फीमेल है। ठीक है, तो पूरी पॉपुलेशन में अगर हम मेल्स का नंबर गिन लेते हैं और उसके कंपैरिजन में फीमेल का नंबर निकालते हैं, जैसे 100 हमारे पास मेंबर्स की पॉपुलेशन है और मैं उसमें कहती हूँ कि 70 जो है 70 जो है उसके अंदर मेल्स हैं, तो इसका मतलब बाकी बचे हुए 30 जो है वो उसके अंदर कौन होंगी, फीमेल्स होंगी। तो सेक्स रेशियो जो है हमें बताती है मेल एंड फीमेल कितनी है। ठीक है बेटे, अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। फिर कहते हैं कि पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में पॉपुलेशन एट अ गिवन टाइम कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट एजेस। किसी भी पॉपुलेशन में एक टाइम पर, ठीक है, एक एज ग्रुप के लोग नहीं हो सकते। ठीक है, तो अगर हम अभी अब बात कर रहे हैं जैसे इस टाइम पे जो हमारी पॉपुलेशन है तो उसमें वो कहते हैं कि कुछ हमारे साथ क्या हो सकते हैं, चिल्ड्रंस हो सकते हैं, छोटी एज के हो सकते हैं, कुछ हमारे साथ एडल्ट हो सकते हैं, कुछ हमारे साथ जो है कैसे लोग हैं, ओल्ड एज में जो पहुंचे हुए हैं, ठीक है, कुछ मिडल एज वाले लोग हैं। तो कभी भी किसी भी पॉपुलेशन के अंदर जो इंडिविजुअल्स प्रेजेंट होते हैं सबकी एज एक जैसी नहीं होती है। तो कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज पर होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो रिप्रोडक्टिव स्टेज पे पहुंच चुके होते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज पर होते हैं। ठीक है बेटे, प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज में वो आ जाएंगे जो अभी एडल्टहुड तक नहीं पहुंचे हैं, यानी चिल्ड्रन हैं। और जो एडल्टहुड पे आ चुके हैं वो कौन से हैं, तो वो कहते हैं कि वो रिप्रोडक्टिव स्टेज वाले हैं। ठीक है, और जिन्होंने वो कहते हैं कि अपना एडल्टहुड पार कर लिया है, अब वो ओल्ड एज में पहुंच चुके हैं, जिनके अंदर रिप्रोडक्टिव साइकिल अब सीज हो चुके हैं, तो वो कौन से हैं, वो पोस्ट रिप्रोडक्टिव है। तो इस तरह से कहते हैं कि अगर पूरे के पूरे इंडिविजुअल्स जो है उनको उनकी एज के अकॉर्डिंग प्लॉट किया जाए तो हमें एक एज पैरामिड मिल जाता है। ठीक है, अगर आपने अपनी बुक को ध्यान से देखा है तो उसके अंदर आपको उसने एज पैरामिड दिखाए हुए हैं 3 तरह के, और उसमें उसने आपको बताया हुआ है कि किसी भी पॉपुलेशन में 3 तरह के एज पैरामिड हो सकते हैं। नंबर 1 एक्सपेंडिंग टाइप ऑफ एज पैरामिड, नंबर 2 स्टेबल टाइप ऑफ एज पैरामिड्स, एंड नंबर 3 डिक्लाइनिंग टाइप ऑफ एज पैरामिड्स।
ठीक है बेटा, तीनों में अलग अलग डिफरेंस है। देखो अगर एक्सपेंडिंग की हम बात करेंगे तो उसमें प्री रिप्रोडक्टिव मेंबर्स ज्यादा होंगे, उसके बाद रिप्रोडक्टिव मेंबर्स जो हैं सेकंड नंबर पे आएंगे, और सबसे कम नंबर में उसमें पोस्ट रिप्रोडक्टिव मेंबर होंगे। यानी ओल्ड पीपल सबसे कम है, मिडिल एज वाले जो हैं, ठीक है, जो रिप्रोडक्शन की एज पर हैं, तो वो कौन सी हैं, रिप्रोडक्टिव वाले हैं, और सबसे कम कौन से हैं, सबसे ज्यादा कौन से हैं, चिल्ड्रंस हैं। तो इस तरह का जो एक्सपेंडिंग एज पिरामिड होगा उसका हमें बॉटम जो है वो ब्रॉड नजर आएगा, और उसका जो एपेक्स होगा वो हमें नैरो नजर आएगा। ठीक है बेटे, उसके बाद कहते हैं कि स्टेबल वाला जो होता है उसके अंदर लगभग तीनों ही तरह की कैटेगरीज जो है, प्री रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव और जो मिडिल एज वाले लोग हैं, उनके अंदर कोई करेक्टरिस्टिक डिफरेंस नहीं होता, लगभग ठीक ठाक ही होते हैं, सारे बराबर होते हैं, तो इसलिए हम उसको स्टेबल एज पिरामिड कह देते हैं। और तीसरा वाला जो है वो डिक्लाइनिंग एज पिरामिड है। तो डिक्लाइनिंग एज पिरामिड जो है उसके अंदर हमें जो प्री रिप्रोडक्टिव फेज है एज का, ठीक है, वो भी हमें कम नजर आता है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज भी हमें कम नजर आता है, और मिडिल एज में जो लोग हैं जिसे रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं हम, वो हमें यहाँ पर ज्यादा नजर आता है। यानी पिरामिड का बॉटम जो है वो भी नैरो होगा, उसकी एपेक्स जो है वो भी नैरो होगी, पर बीच में से पिरामिड कैसा होगा, ब्रॉड होगा। ठीक है बेटे, तो बुक के अंदर से तीनों पिरामिड हमने स्टडी कर लेने हैं। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसके अंदर उसने आपको बताया है कि किसी भी पॉपुलेशन का साइज या पॉपुलेशन की डेंसिटी जो है उसको आप कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, हाउ कैन यू मेजर द पॉपुलेशन साइज एज वेल एज द पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पहला तरीका जो है किसी भी पॉपुलेशन के साइज या उसकी डेंसिटी को मेजर करने का, वो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरा एक शुगर केन का फील्ड है, और मैंने वहां पे शुगर केन के कितने प्लांट उगाए हुए हैं, 100 प्लांट उगाए हुए हैं, और उसके बीच में काफी स्पेस है। तो अगर मैं अपने फील्ड में जाती हूँ और उन 100 प्लांट्स को गिन सकती हूँ, इजीली काउंट कर सकती हूँ, तो मैं किसी को भी कॉन्फिडेंटली कह दूंगी कि मेरे फील्ड के अंदर इस समय शुगर केन के कितने प्लांट है, 100 प्लांट है। यानी मैंने शुगर केन की जो पॉपुलेशन है उसको किस बेसिस के ऊपर यहाँ पर काउंट कर लिया, नंबर के बेसिस पे। ओके बेटे, पर कई बार वो कहते हैं कि नंबर जो हमने काउंट किया होता है वो हमारा किसी जो है एविडेंस के अकॉर्डिंग नहीं होता। हम जो है कोई सॉलिड एविडेंस नहीं दे सकते, कई बार हम अंदाजे से कह देते हैं, हमने बीट उगाई हुई है, हम अंदाजे से कह देते हैं कि यहाँ बीट के 150 प्लांट होंगे, ठीक है, पर वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट। तो कुछ केसेस में ये पॉपुलेशन का साइज जिसको हम नंबर के बेसिस में बता रहे हैं वो एक्यूरेट हो सकता है, और कुछ केसेस में ये सर्टेन एक्सेप्शंस पे बेस्ड हो सकता है। ठीक है, तो वेरिएशन शुड बी देयर। फिर उसके बाद उसने आपको बताया हुआ है पॉपुलेशन साइज जो है उसके, एक तो नंबर के बेसिस पे हम मेजर कर लेंगे, सेकंड जो मेथड है उसको मेजर करने का वो है पॉपुलेशन का साइज बताना ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्पीशीज इन द बायोमास। ठीक है, तो उसमें उसने आपको ये बताया हुआ है कि कई बार हम पॉपुलेशन जो है उसमें पर्टिकुलर स्पीशीज का बायोमास प्रोडक्शन में कितना कंट्रीब्यूशन है उसके बेसिस पे हम उस स्पीशीज को इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पीस ऑफ लैंड है और उसमें एक बहुत बड़ा बनियान ट्री उग रहा है। ठीक है, अब देखो बनियान ट्री है तो इसका मतलब उसका क्राउन बहुत बड़ा होगा। ठीक है, तो अगर मैं कहती हूँ कि फोटोसिंथेसिस की अगर मैं बात करूं और उसी फील्ड के अंदर मेरे पास जो है 100 या 200 तक जो है पार्थेनियम ग्रासेस भी उग रहे हैं, जो छोटे छोटे से वाइल्ड ग्रासेस है, पर फोटोसिंथेसिस में इनका कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है, तो कई बार वो कहते हैं कि स्पीशीज जो है वो किसी पर्टिकुलर प्रोसेस में, इंपॉर्टेंट प्रोसेस में क्या कंट्रीब्यूशन देती है, उसके बेसिस पे भी हम जो स्पीशीज है पॉपुलेशन का जो साइज है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि बायोमास के बेसिस पे यहाँ पे कौन से स्पीशीज इंपॉर्टेंट है, तो सभी बच्चों को मालूम है कि पार्थेनियम ग्रास अगर 100 से 200 भी होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज फोटोसिंथेसिस जो है बहुत ही कम करेंगे वो, पर एक बनियान ट्री जो है वो कितने ज्यादा बड़े लेवल पे फोटोसिंथेसिस कर सकता है। तो इस तरह से बायोमास के बेसिस पे हम पॉपुलेशन का साइज निकालते हैं। ठीक है बेटे, उसके बाद एक चीज उसने और बताई है, कई बार वो कहता है कि आप instead of giving the accurate size of a population or accurate density of a population, आप क्या करते हैं, एक रिलेटिव डेंसिटी बता देते हैं पॉपुलेशन की। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी जो है वो किसी रेफरेंस के बेसिस पे हम क्या देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि लेबोरेटरी के अंदर मैंने कल्चर प्लेट जो है उसमें कुछ कल्चर मीडियम डाला, अब उसके अंदर काफी सारे बैक्टीरिया जो है वो ग्रो कर गए हैं, और अगर मुझसे कोई पूछता है कि कितने बैक्टीरिया होंगे तो आई कैन नॉट से एनीथिंग,
बिकॉज बैक्टीरिया जो है वो बहुत ज्यादा हो सकते हैं, उनका नंबर थाउजेंड्स में हो सकता है, मिलियंस में हो सकता है, ठीक है। तो मैं अप्रोक्सीमेटली कह दूंगी कि इसमें लगभग जो है थाउजेंड्स या मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हो सकते हैं। तो ये मैंने एक रिलेटिव जो है रेफरेंस दिया है, एक्यूरेट रेफरेंस नहीं है। तो उस केस में कहते हैं कि हम पॉपुलेशन का साइज जो है वो, ठीक है, एक्यूरेसी के बेसिस पे नहीं देते, एक रेफरेंस के बेसिस पे, एक रिलेटिव, एक एक्सेप्शन के बेस पे देते हैं, ठीक है बेटा। इसी तरह का उसने एक और एग्जांपल दिया है, जैसे हम एक पॉन्ड के पास बैठे हुए हैं और हमसे पूछा जाता है कि इस पॉन्ड में कितने फिशेज हैं, ठीक है। तो अगर मैं वहां हर रोज जो है पॉन्ड में से फिश को कैच करने जाती हूँ और मैं अपना उसके अंदर क्या डालती हूँ, फिश नेट डालती हूँ, तो अगर मेरे एक बार नेट डालने से काफी सारे फिशेस उस नेट में आ जाती हैं, तो मैं कहूंगी कि इस पॉन्ड के अंदर काफी ज्यादा फिशेज है, ठीक है। पर अगर मेरी एक टाइम पे एक ही उसके अंदर फिश फंसती है, तो मैं कहूंगी कि नंबर ऑफ फिशेज क्या है, कम है, ठीक है बेटे। तो ये भी मैंने क्या कहा, एक एक्सेप्शन के बेसिस पे बोला है, ठीक है। तो उसके बाद वो कहते हैं कि कई बार हमें पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी होती है कुछ एनिमल्स की जो वाइल्ड एनिमल्स है, ठीक है। आपको पूछा जाता है कि फॉरेस्ट के अंदर कितने टाइगर हो सकते हैं, तो क्या मैं एक एक टाइगर के पीछे घूमूं जाकर, तब तक वो मुझे खा चुका होगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, उनके कुछ पग मार्क्स या उनके पैलेट्स वगैरह जो होते हैं उसको फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बेसिस पे अंदाजा लगा लेते हैं कि अगर एक से ज्यादा मुझे पैर नजर आए हैं, इसका मतलब एक से ज्यादा टाइगर है। अगर एक ही जैसे नजर आए हैं, इसका मतलब पूरे फॉरेस्ट में एक टाइगर है, एक ही लाइन है। तो इस तरह से पॉपुलेशन को कैलकुलेट करने के अलग अलग तरीके हैं। ओके बेटे, तो आज आपने पेज नंबर 228 पर जहां पॉपुलेशन ग्रोथ लिखा है ना, उससे ऊपर तक पढ़ लेना है। ओके, इसको आज ही पढ़ लेना, फिर आपको तभी आगे का पता लगेगा। एनी क्वेश्चन? यस बेटे, एनी क्वेश्चन? अगर आप अभी कुछ